नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से, जहां पर इजराइल एम्बेसी के पास एक धमाके की खबर है। इस धमाके में कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ये धमाका फुटपाथ के पास हुआ, जहां तमाम गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। इस धमाके में इन गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। इजराइल एम्बेसी के नजदीक इस धमाके की खबर दिल्ली से। अजीत मेंडोला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत जी, ज्यादा जानकारी। अजीत जी, ज्यादा जानकारी क्या है? ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं। दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास फुटपाथ पर एक धमाके की खबर है। किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों के शीशे इस दौरान टूट गए हैं। इजरायली दूतावास के पास ये धमाका, अभी इसी वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अब्दुल कलाम मार्ग पर यह धमाका हुआ है। हमारे साथ एक बार फिर संपर्क कायम हो गया अजीत मेंडोला जी का, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अजीत जी, ज्यादा जानकारी। देखिए, अभी तो आरंभिक जानकारी यही मिली है कि एक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट में कुछ गाड़ियों का शीशे जो है उनको नुकसान पहुंचा है। कोई हताहत होने की खबर नहीं है। एजेंसी वहां पहुंच चुकी है और लेकिन ये खबर इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त बीटिंग रिट्रीट चल रहा है और पूरा वीआईपी इलाका, पूरा जो एनडीएमसी का इलाका है वो बहुत हाई अलर्ट पे होता है। पूरी पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंसी सब उसमें सक्रिय रहती है। और इजराइल जैसे देश के बाहर अगर ये उसके दूतावास के बाहर अगर ये धमाका हो रहा है तो और चिंता की बात होती है, क्योंकि इजरायली दूतावास के आसपास हमेशा से बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। कई उसको लेकर बहुत अलर्ट रहती है। दिल्ली पुलिस हो, खुफिया तंत्र हो, कई सारी इंटेलिजेंसी इसके लिए बहुत अलर्ट रहती है। लेकिन अगर इस तरह की घटना घटी है और ये कोई वाकई कोई इसमें अभी तो जांच से पता चलेगा कि इसके पीछे क्या मंशा है, क्या ये वाकई कोई विस्फोट इस तरह का है कि आतंकवादियों द्वारा किया गया है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि बीटिंग रिट्रीट जैसा कार्यक्रम जब चल रहा हो, देश के हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सारे वीवीआईपी उस एरिया के नजदीकी माने जाएंगे और इस तरह की घटना होना ये कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की जो आंतरिक सुरक्षा है, कहीं न कहीं फिर सवालों के घेरे में आएगी। और जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है जगह जगह, अभी 26 जनवरी को जो घटना घटी है, तो कई सारी बातें इसको लेकर सरकार क्या विश्लेषण करती है, क्या करती है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, चिंता का विषय है भारत सरकार के लिए कि इजरायली दूतावास के बाहर अगर ये कम क्षमता का भी विस्फोट है तो छोटा सा भी है, बहुत मामूली विस्फोट भी अगर इसे माना जाए तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। मामूली विस्फोट भी है तो भी चिंता इससे कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब्दुल कलाम मार्ग पर विस्फोट होता है, खासतौर पर एम्बेसीज के पास एक अलग सुरक्षा का घेरा होता है, और वो भी जब इजराइल की बात आती है जिसके ऊपर अक्सर आतंकवादी तमाम तरह की ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करते रहे हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय हो भी जाता है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची है। जी 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 जी, तमाम एजेंसीज वहां पहुंच गई क्योंकि अभी बीटिंग रिट्रीट चल रहा है। अभी वो अंतिम दौर में है बीटिंग रिट्रीट, क्योंकि सारा एजेंसीज का ध्यान अभी चारों तरफ बीटिंग रिट्रीट की और कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई होगी, मेरा अनुमान है। क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है तो अब सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस और सारी एजेंसीज की, जो खुफिया तंत्र हैं या सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी हैं, वो चारों तरफ पूरी दिल्ली के आसपास चारों तरफ अब उनकी सक्रियता बढ़ेगी। अब जब पुलिस इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या जो भी सामने चीजें आएंगी तब स्थिति साफ होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर भारत सरकार के जो भी बड़े बड़े सुरक्षा सलाहकार हैं या बड़े बड़े जो भी होम मिनिस्ट्री में जो अफसर बैठे हैं, वो अब इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन में जुट गए होंगे और इसकी तय में जाने की वो कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहां से आया, क्या हुआ, इसके पीछे क्या मंशा थी। क्योंकि ये जिस तरीके से किसानों का मूवमेंट चल रहा है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो ये अब आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से सवाल उठाया गृह मंत्रालय को लेकर, तो तमाम तरह की बातें होंगी। और मेरा मानना है कि अब इसको भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा
क्योंकि अगर ये फिर से कहीं अगर दिल्ली के आसपास इस तरह की घटनाएं बढ़ी तो ये कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। और इसके पीछे कौन लोग हैं, किसका हाथ है, ये चीज सामने आने के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। जी मेरा मानना है कि इजराइल एम्बेसी की ही क्यों ना बात की जाए, तमाम दूसरी भी एम्बेसियां और ये लुटियन जोन का जो इलाका है ये सीसीटीवी की एक बेहद सघन निगरानी में भी होता है। तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए इन तमाम स्पेशल सेल और तमाम दिल्ली पुलिस की इन क्राइम कंट्रोल टीमों को ये पता करने में कि आखिर उस धमाके से पहले उसके आसपास कौन था और उसकी मूवमेंट क्या रही। बिल्कुल, देखिए बहुत ही वीवीआईपी इलाके हैं ये सारे के सारे। जितने भी लुटियन जोन्स में एम्बेसीज होती हैं वो सारे इलाके, उनके आसपास चारों तरफ कई तरह की एजेंसियां काम करती हैं। उसमें लोकल इंटेलिजेंस से लेके टॉप लेवल की इंटेलिजेंस सब काम करती हैं और वो एक एक चीज पर निगरानी रखते हैं। और पिछले कुछ साल से भारत जिस तरह से भारत ने अपनी स्थिति को बदला कि यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, कश्मीर में भी वारदातें कम होने लगी थी, तो कहीं न कहीं दुनिया की नजरों में हमारा ये बात सामने आई कि भारत ने बहुत अच्छे ढंग से इस पर काबू पाया। मैंने वो टाइम देखा है दिल्ली में जब दिल्ली में आपको आए दिन कहीं ना कहीं धमाके होते थे, लाजपत नगर हो या नोएडा मोड़ हो, कहीं पे भी तमाम तरह के धमाके ऐसे हो जाते थे, कई बेकसूर लोग मारे जाते थे। लेकिन भारत सरकार पहला देश है हिंदुस्तान जिसने कि इस तरह के धमाकों पर रोक लगाई और हमारी इंटेलिजेंस इसमें बहुत सक्षम है, कारगर है और उसने इस चीज को काफी हद तक कंट्रोल ही नहीं करा। हमने पंजाब जैसी समस्या खत्म करी और पूरी तरीके से देश में एक इस तरह की वारदातें कई सालों से आपने देखा होगा सुनने को नहीं मिली थी, केवल कश्मीर तक ये बात रह गई थी। कश्मीर में भी अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, वहां पे भी वारदातें कम हो रही हैं। तो अगर इस तरह से देश की राजधानी में अगर बहुत साल बाद इस तरह की अगर एक घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं अब इसको भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। सारे किसान आंदोलन की समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे लोग तत्व तो नहीं देश की राजधानी में घुस आए हैं। तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे, विपक्ष भी उठाएगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा। और ये अब कुछ देर में क्या पुलिस बताती है, क्या इसके पीछे मंशा थी, तो ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं भारत सरकार की सारी खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंसी, इसके जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं वो बैठ गए होंगे, इसका मंथन कर रहे होंगे और इसका कहीं ना कहीं इसका आखिर में तोड़ वो निकालेंगे। जी, और मामला जब किसी दूसरे देश की एम्बेसी के साथ जुड़ता है, एक ऐसा देश इजराइल जो लगातार अपने पड़ोसियों के चलते और खास तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड के चलते जो आसपास इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके निशाने पर रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत इजराइल की नजदीकी बढ़ी, उसके बाद इजराइल यूएई का संबंध आपस में कायम हुआ, इजराइल बहरीन के संबंध बेहतर हुए, एक एक करके चीजें बढ़ रही थी। क्या इस धमाके को ये बहुत छोटा आप लगातार बता रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि छोटा होगा लेकिन चिंता बड़ी है, क्या एक इस तरह से समझा जा सकता है कि जिसने भी ये कोशिश की हो वो कहीं बहुत भारत की उन तमाम कोशिशों को जितने दिनों से भारत ने कंट्रोल की उसे रेकी के तौर पर एक छोटे धमाके से परखने की भी कोशिश कर रहा हो कि कितना अलर्ट है भारत की सरकार और एजेंसीज? बिल्कुल, देखिए इजराइल जैसा देश जिसके की भारत के साथ संबंध लगातार मधुर होते जा रहे हैं और ये संबंधों के चलते ही भारत जो हमारे पड़ोसी देश भी है वो उनको ये बात नागवार गुजर रही है। और इस बीच जिस तरह से इजराइल ने कुछ अपने मुस्लिम कंट्रीज में भी अपनी साइट बनाई है, तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है, देखिए इजराइल शुरू से ही इस्लामिक देशों के निशाने पे रहा है, वो अकेले संघर्ष कर रहा है, तमाम चारों तरफ से घिरा देश है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो भी कोई बात हुई अपने तरीके से लड़ाई लड़ी और उसमें वो हमेशा सफल रहा है। तो भारत ने भी कहीं न कहीं इजराइल से ये चीज सीखी है कि कैसे आतंकवाद से निपटा जाए, कैसे करा जाए। और इजराइल की भारत और इजराइल के संबंध इसी चलते बहुत मजबूत हुए और जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, मोदी सरकार आई है, तो वो इजराइल के साथ उनके अपने व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे बने हैं भारत के। तो वो सारी चीजें इस्लामिक देशों में जो पड़ोस का हमारा पाकिस्तान देश है या दूसरे जो देश हैं जो देख रहे हैं कि भारत में बहुत पीसफुल आ गया है और कोई किसी प्रकार की कोई घटनाएं देश में नहीं हो रही हैं, सब शांति से चल रहा है, तो वो उनको हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की एजेंसीज को लेकर बहुत ज्यादा वो लोग मौके की ताक में रहते हैं। अजीत जी हम तस्वीर, अजीत जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है। तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं, जिस जगह ये घटना हुई है तमाम पुलिस की गाड़ियां और तमाम बड़े अधिकारियों की गाड़ियां, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज पर। ट्रैफिक रुका हुआ है इस जगह और यहाँ पर जहाँ ये घटना हुई है देखिए वहाँ पर कैमरा इंडिया न्यूज का पहुँच गया है। पे है वो तो बना के तो उधर क्यों नीचे क्यों कर लेता है? नीचे वजह क्या है?
ये देखिए आगे बढ़ा क्या तस्वीर रिपोर्ट बता रहे हैं बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एहतियातन पुलिस की तमाम गाड़ियां, पुलिस का बड़ा बंदोबस्त, यहाँ पर फायर टेंडर भी यहाँ पर मौजूद है और एक तरीके से पूरी सड़क को रोक लिया गया है इस वक्त। क्या कर रहा है? तू ध्यान दो ना, उधर आगे बढ़ा। मैं चाहूंगा कैमरा मैन से आपको तस्वीरें दिखाए। इस वक्त पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया जहां पर ये धमाके की खबर आई है। और तस्वीरें देखिए इस वक्त इसके जवान बड़ी संख्या अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर मौजूद है। एलन राव साहब हमारे साथ, पूर्व पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एलन राव साहब, कितना गंभीर है ये मसला? I am told that there is a blast at near Israel embassy. It's shocking. It's after so many years that such activity has taken place in Delhi. I think that the last blast took place in 2012, and now this is a very serious matter. On the day when the this BTA retreat is going on in Delhi, and after this conclusion of Republic Day arrangements, I think this is today is last day for that Hardy Parade celebrations. So I think it's a very serious matter, and it has to be seen whether it is a terrorist attack or something else. That special cell officers will be visiting the spot and they will look into it. And after assessing the situation, they can tell us that whether this is a serious terrorist attack or something else in this matter. जी एलन राव साहब, थोड़ा वक्त लगेगा ये कहने में कि क्या इसके पीछे कोई आतंकवादी हरकत है या नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर इजराइल एम्बेसी की है और इजराइल और भारत के बेहतर होते रिश्तों की भी यहाँ पर बात है। लेकिन ये इलाका लुटियन जोन का है एलन राव साहब, आपने दिल्ली में जो पुलिसिंग आपने की है, ये इलाका आपने भी छाना हुआ होगा और ये इलाका पूरी तरीके से वेल मॉनिटर्ड है सीसीटीवी के थ्रू, तो ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। जहां पर ये छोटा धमाका हुआ है वहां से वो मूवमेंट ट्रेस करने की जिस मूवमेंट के चलते पता लगाया जा सके कौन जिम्मेदार है। राइट अभी इसमें देर नहीं लगेगी और मुझे लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से मालूम भी हो जाएगा कौन सी जगह पे एग्जैक्टली हुआ है। तो वहां अगर इफ दैट प्लेस इज कवर्ड विद द सीसीटीवी कैमरास, दैट इट बी वेरी इजी टू फाइंड आउट वेदर इट इज a terrorist attack और who is the miscreant behind it. बट एक बात मैं आपको बता दूं कि 2012 या 11 में एक बार इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में इसी जगह पर आसपास ही एक ब्लास्ट हुआ था। गाड़ी में किसी ने चिपका दिया था और ब्लास्ट हुआ था। आप मैग्नेट बॉम्ब की बात कर रहे हैं? वो यस, मैग्नेट बॉम्ब वाज planted in the vehicle of Israel embassy and it was blasted near somewhere near this location itself. It was near PM House. So that was the incident that can be connected, whether this the same series of incident is connected with this or not, that is to be seen. Exactly, you are right that it will not take much time to find it out. एलन राव साहब, आपसे ज्यादा बात करके हम समझना चाहेंगे क्योंकि अभी की खबर है, कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट छोटा है लेकिन इस ब्लास्ट से उपजने वाली जो चिंताएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। क्या इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि पिछले 7-8 सालों में भारत ने जिस तरीके से ऐसे तमाम हरकतों को पूरी तरीके से रोकने में सफलता पाई, क्या ऐसे असामाजिक तत्व या अगर ये आतंकवादी हरकत का इशारा है तो उन्होंने रेकी के तौर पर परखने की भी कोशिश की है कि भारत की एजेंसीज कितना ज्यादा अलर्ट हैं इस वक्त? यस, यू आर राइट। ये छोटा और बड़ा ब्लास्ट की बात नहीं है, ये बात है अगर टेररिस्ट ने ये किया है तो छोटा और बड़ा इसमें एक्सप्लोसिव उन्होंने मिला और वो कर दिया। बात इस छोटे बड़े ब्लास्ट की ना होकर बात यह है कि दे कुड मैनेज टू कमिट सच टाइप ऑफ एक्शन इन दिल्ली and during that period when the Republic Day arrangements are on the offing. So this seems to be a very serious matter if it is really a terrorist attack. जी हाँ, something else then we can look into it also. एलन राव साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एलन राव साहब साफ बता रहे हैं कि बहुत जल्द, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये पता करने में, लिहाजा हम भी अपने दर्शकों को यहाँ पर कहेंगे कि अभी फिलहाल आतंकवादी ये कार्रवाई, ये कोशिश है या नहीं है, उसमें एजेंसीज को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो जगह है, ये पूरा का पूरा इलाका लुटियन जोन है, बेहतरीन सुरक्षा कवरेज में आता है, कई लेयर की सुरक्षा यहाँ पर होती है
और यहाँ पर खासतौर पर इजराइल की एम्बेसी होना। वैसे भी एलन राव साहब, जितनी भी एम्बेसीज हैं दिल्ली में, उसके आसपास दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईबी के भी तमाम लोगों का एक कवर रहता ही रहता है, तो मुश्किल होगी नहीं। अगर कई गाड़ियां टूटी हैं तो इंटेंसिटी छोटी जरूर हो, लेकिन कोशिश तो है ये। यस, डेफिनेटली कोशिश जरूर है, और इसको पता लगाने में भी देर नहीं लगनी चाहिए। जो राइट साइड की वहां पर सर्विलेंस काफी अच्छी होती है। आईबी के अलावा लोकल पुलिस के भी आदमी वहां आसपास रहते हैं, और आईबी और जो एरिया वैसे ही सेंसिटिव एरिया होता है, और इस एरिया में इस तरह की घटना होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको ढूंढ पाना, इसका पता लगाना कौन आदमी इसमें शामिल होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और स्पेशल सेल इस काम को बखूबी निभाएगी, क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं, मुझे मालूम है वहां की सरकार के एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं। और वो एलन राव साहब, एक मिनट आपको रोकेंगे, एक मिनट रोकेंगे, एक मिनट बने रहिए। कौन से बजे की कॉल थी और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी थी, हमने जो पहुँचे, अब हम पहुँचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी, कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ जी। कोई इंजर्ड नहीं। कितने बजे की ये कॉल? कितने बजे की कॉल थी? आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हम 5:45 बजे के करीब जी, क्या पता चला आपको? कि बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी सहसा भेजी जाए। आप इंजर्ड हुआ? इनको बोलने दो, मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा तू। बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं, कनाट पुलिस से आए, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम ये सारा एरिया कवर कर रखा था, आगे जाने से मना कर दिया। गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं, अगर कोई बात होती है तो उसके लिए। हम कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब, आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको मिला? स्पॉट पे हम गए, हमने नहीं। हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी हैं। दमकल विभाग, अग्निशमन विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिनको कॉल करीब 5:45 बजे इस बात की मिली है कि एक ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उनका यह कहना है कि जब तक वो वहां पहुंचे तब तक वहां पर कवर किया जा चुका था। 3 या 4 गाड़ियों की वो बात कर रहे थे जिनके शीशे टूट गए थे। एलन राव साहब हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, जिस किसी ने भी ये कोशिश की है, पहले तो अब ये पुख्ता होना बाकी है कि क्या ये एक आतंकवादी घटना है या नहीं है। अगर ये कोशिश की भी गई है, और लुटियन जोन में लोग इस बात का खास ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि नजर रहती है लगातार तमाम लोगों की ऐसी किसी भी गतिविधि पर, अगर ये कोशिश की भी गई तो इजराइल एम्बेसी या एम्बेसी के नजदीक इसे चुनने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, अगर ये गलत हरकत है तो? देखिए, अगर तो ये टेररिस्ट अटैक है तो एम्बेसी के पास चुनना, एक नंबर तो सबसे पहले आपने बताया कि भारत और इजराइल के रिलेशंस हैं, ठीक चल रहे हैं, उनको खराब करने की बात है। दूसरा, और कहीं टेररिस्ट अटैक करने की बजाय एम्बेसी एरिया में टेररिस्ट अटैक करने का मतलब ये है कि वो अपने आप की प्रेजेंस इस ऐसे सेंसिटिव एरिया में दिखाना चाहते हैं टेररिस्ट की। देखिए, भले ही आप कहते हैं कि हमारा सुरक्षा का घेरा बड़ा चाक चौबंद है, फिर भी हम ऐसे सेंसिटिव एरिया में घुसकर ऐसा ब्लास्ट कर सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी को दिखाने की एक बहुत ही बदनुमा कोशिश मैं कहूंगा इसको। तो ये एक रीजन हो सकता है कि दे वांटेड टू हैव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू शो बिफोर द पब्लिक एंड बिफोर द वर्ल्ड एट लार्ज कि हम देखो कहाँ भी हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये इनका मंसूबा हो सकता है अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो। भारत और इजराइल के संबंध लगातार दिन पर दिन नजदीक होते जा रहे हैं। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के करीब है, और लेकिन इससे भी बढ़कर भारत और इजराइल रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का जिस हद तक सहयोग कर रहे हैं, उससे जो आतंकवादी हैं, जो असामाजिक तमाम एक्टिविटी करने वाले लोग, या फिर हमारे पड़ोसी देश जो इस तरह की हरकत करते रहते हैं, वो जरूर इस बात को लेकर उठा रहे थे। और पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ ऐसा हुआ। एलन राव साहब, वैसे तो मैं सीधा सीधा इशारा नहीं कर सकता, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ भी भारत में हुआ उसके पहले ही दिल्ली पुलिस इस बात का डर जता रही थी कि तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस आंदोलन की आड़ में दिल्ली के अंदर आए और उसके बाद कुछ ऐसी हरकत करें जिससे कि देश की राजधानी में अस्थिरता फैले। ये बड़ी कोशिश तो नहीं, लेकिन एक छोटी कोशिश जरूर लगती है, और छोटी कोशिश के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, एम्बेसी के पास होना तो एक बड़ी चिंता।
यस, बिल्कुल सही है आपने जो बताया कि देखिए ये कोशिश छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इन दिनों में करना, रिपब्लिक डे के विद इन अ वीक जब हमारे सेलिब्रेशन अभी चल ही रहे हैं, जैसे आज लास्ट मीटिंग का रिट्रीट चल रहा है उधर इंडिया गेट उस पर राष्ट्रपति भवन के सामने, और उस ऐसे मौके पर ये होना ये वास्तव में चिंता का विषय है। और वो ये बताना चाहते हैं, अगर टेररिस्ट अटैक है तो वो बताना चाहते हैं कि इंडिया में हम जो चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि 7-8 साल तक ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक दिल्ली में नहीं हो पाया था, अब ये कैसे हो गया? या तो ये हो सकता है कि थोड़ी लैक्सिटी हो, या ये सोच लिया, रूटीन में समझ लिया हो पुलिस ने और सर्विलेंस इसका कम हो गया हो, तभी ये कुछ ऐसा हो पाया होगा। लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि क्या इसमें रीजन रहा होगा, कैसे कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी बात जांच होने के बाद, और जब ये मालूम हो जाएगा कि जो आदमी पकड़े जाएंगे या किसी नतीजे पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पहुंचेगी, तभी हम कुछ कह सकते हैं इस बारे में। तमाम लोगों के बीच में एलन राव साहब एक इस तरह की घटनाओं के बाद एक डर की एक लहर सी फैलती है, लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा यहाँ पर कि इसके बाद इस तरह की अभी ऐसी कोई हरकत की उम्मीद शायद एजेंसीज ना कर रही हो? क्योंकि लगता तो इशारा ऐसा मिलता है कि शायद इस छोटी कोशिश के जरिए केवल और केवल एक बड़ा मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पब्लिसिटी फैलाना, एक अपना असर दिखाना, वो कहीं ज्यादा उद्देश्य भी समझ में आता है। बिल्कुल सही है। एडवर्स पब्लिसिटी तो इंडिया के खिलाफ ये रहेगी कि देखिए दिल्ली का जो इंडिया का जो कैपिटल है, जो आपका ये एरिया ल्यूटियस जोन है, इसमें ऐसा कुछ हो, ये वास्तव में एक बहुत चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये क्यों हुआ इसकी जानकारी अभी पता लगेगी, और ये वास्तव में इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी न्यूज बनेगी कि दिल्ली में ऐसा आज के दिन ये हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसका पता लगाने में जल्दी, इसमें ज्यादा देरी नहीं करेंगे और पता लगा लेंगे इसका। एलन राव साहब, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन जरा सा हमारे दर्शकों को समझाएं, अगर ये चीज, जैसे मैं और आप भी कह रहे हैं कि स्पेशल सेल की टीम है और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये कोई आतंकवादी हरकत है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा साबित होता है तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इस घटना के पीछे कम से कम 3 से 4 लोगों की संलिप्तता तो समझ में आती है? देखिए, ये ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट की मैं थोड़ी सी सिस्टम समझा देता हूँ कैसे होते हैं। अगर ये बम ब्लास्ट है तो वो बम ब्लास्ट सबसे पहले तो इसको आईईडी बोलते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो कि इसको किसी ने प्लांट किया होगा, और प्लांट कहाँ किया होगा उसके लिए रैकी की होगी, रैकी करने के बाद इसको प्लांट किया होगा, टाइमर देखा होगा कितने बजे होना चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और इस काम को करने के लिए एक आदमी से ज्यादा आदमी डेफिनेटली चाहिए, 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन साथ में उनको ये भी ध्यान रखते हैं अपने आप को कि कहीं सीसीटीवी फुटेज के कवर एरिया में ना हो, तो वो भी ये सब चीज रैकी के दौरान ये देखते हैं कि ये एक दिन का काम नहीं है, जैसे आज ब्लास्ट हुआ तो आज ही अगर हो गया हो तो ऐसी बात नहीं है। इनको करने के लिए जहां भी करना है, उनको टारगेट जो प्लेस लोकेट करने के लिए उनको 2-3 बार रैकी करनी होती है, और रैकी करने के बाद ही ऐसा ये काम करते हैं। क्योंकि ये जब हमने कई केसेस में सॉल्व किया है तो कई बार जब पकड़े हैं तो जो पकड़े जाने वाले उग्रवादी हैं उनकी इंटरोगेशन से ये बातें होती हैं कि डेफिनेटली रैकी करने के बाद ही ऐसा टेररिस्ट अटैक किया जाता है। और वो इस प्रकार का भी ध्यान रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चतुर हो पकड़ने में, वो कोशिश ये रहती है कि वो पकड़े ना जाएं। लेकिन कहीं न कहीं जैसा कि एक थ्योरी है क्रिमिनोलॉजी की कोई भी क्राइम करते वक्त या टेररिस्ट अटैक करते वक्त अपना क्लू जरूर छोड़ देता है, तो उस क्लू के बेस पे हम इन्वेस्टिगेशन करके उस अपराधी तक पहुंचते हैं। उस क्लू के बेस पर अपराधी तक पहुंचते हैं, और एलन राव साहब बेहतर तरीके से यहाँ पर समझा रहे हैं और बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। एलन राव साहब, मेरे ख्याल से, या मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, शायद स्पेशल सेल को पिछले 3 से 4 दिन का सीसीटीवी खंगालने की जरूरत होगी। यह सीसीटीवी फुटेज पहले देखनी होगी, अगर वहां पर सीसीटीवी फुटेज मिलेगा तो। दूसरा, यहाँ पर एक ये भी देखना होगा डंप डाटा, जो मोबाइल फोन्स का डाटा, जहाँ पर डंप डाटा यहाँ पे लिया जाएगा, और उससे ये पता लगेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि यहाँ पे अनयूजुअली 2-3 दिन में या आज पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐसा यूज हुआ होगा। वो डंप डाटा से उस नंबर का पता लगा के फिर ये इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी।
जितने भी टेररिस्ट अटैक के सोल्व किए केसेज हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन जो मोबाइल फोन द्वारा जो की हुई इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है, और मैं समझता हूँ कि इसमें भी इस केस को इसी शायद तकनीक से जल्दी उसी तरीके से आगे बढ़े। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, जो ज्यादा जानकारी है इस पूरे धमाके से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। देखिए, अभी हमारी जो मैं यहाँ पर पहुंचा और अभी जो हमारी दमकल के अधिकारियों साथ ही साथ जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं, लगभग 1 घंटा पहले ये ब्लास्ट हुआ है। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 5 से 6 अलग अलग गाड़ियां जो हैं उनके शीशे टूट गए हैं। मैंने अभी भी जिस ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है कुछ ही सेकेंड्स और मिनट्स में दर्शक को देख पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से इजराइल एम्बेसी जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर है, काफी हाई सिक्योर्ड जोन है और ये नो डाउट कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ग्राउंड लेवल पर पुलिस है, उन दोनों का फेलियर है, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान देना होगा कि किसी तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है। कौन है इसके पीछे, क्या संदेश है, ये सब कुछ काफी समय लगेगा पुलिस को और साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगाने में। आशीष, आपने मेरे शब्द एक तरीके से छीन लिए। जो शब्द मैं कहने वाला था, ये हो सकता है कि एक छोटी सी घटना हो, छोटा ब्लास्ट हो, लेकिन इसका संदेश, इसका मैसेज इंटरनेशनली बहुत बड़ा है और शायद ये एक छोटा ब्लास्ट करके इंटरनेशनली एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आशीष, जो कुछ भी जांच हो रही है उसमें मेरे ख्याल से लुटियन जोन और खासतौर पर इजराइल एम्बेसी आसपास का इलाका, ये इतना वेल मॉनिटर्ड, वेल कवर्ड है CCTV कैमरास के जरिए, ये पता लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि वहां पर मूवमेंट क्या था एंड ब्लास्ट के पहले। आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में बड़ा एक ब्लास्ट की घटना हुई है इजराइल एम्बेसी के पास, अब्दुल कलाम मार्ग के पास, इजरायली दूतावास के पास से धमाका हुआ है। इस वक्त तमाम अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंच गए हैं। SEC स्पेशल सेल की टीम भी इस वक्त पहुंची है। आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अगर स्पेशल सेल की टीम वहां पर मौजूद है और खासतौर पर इजराइल एम्बेसी के आसपास का इलाका है और इजराइल के तमाम रिलेशंस पास्ट में किस तरीके से रहे हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज और तमाम ऐसे आतंकवादी जो उसके ऊपर लगातार हमला करने की कोशिश करते रहे, ये इलाका वेल कवर्ड, वेल मॉनिटर्ड CCTV के जरिए रहा है। इजरायली दूतावास के पास ये एक धमाका हुआ है और एलन राव साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। एलन राव साहब, आशीष हमारे साथ जुड़े थे मौके के पास से ही और उन्होंने एक बात यही कही कि जैसा आप भी कह रहे थे कि चीज छोटी भले हो लेकिन मैसेज बड़ा देने की कोशिश जरूर की गई है यहाँ पर। यस, ये टेररिस्ट अटैक है तो बहुत सीरियस बात है और इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया में अभी कोई रोकने वाला नहीं है इस प्रकार के जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और एक बात मैं और बता दूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो, पीछे की हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी टेररिस्ट अटैक ऐसा करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं और ऑन इसलिए करते हैं कि इनको माइलेज मिलती है कि देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये टेररिस्ट अटैक किया है, और वो ऑन भी करते हैं, भले ही वो मीडिया में करेंगे या ईमेल से करेंगे या पहले तो ये करते थे कि पहले भी मैसेज दे देते थे, अटैक होने से पहले मैसेज ईमेल के थ्रू आता था कि रोक सको तो रोक लो और हम ये करने वाले हैं। तो ऐसे कई बार मैसेज जो टेररिस्ट अटैक 2008 में हुए, 2011, 10-11 में हुए, उससे पहले कई बार ये मैसेज आते थे और उसके बाद ये अटैक हो जाते थे। इतने डेयरिंग होते हैं ये टेररिस्ट अटैक करने वाले, तो वो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी भी बता देंगे बाद में, लेकिन वो देखते हैं कि अभी पुलिस क्या करती है, ये देखने वाली बात है। पुलिस क्या करती है और पुलिस जाहिर सी बात है पुलिस मौके पर इस वक्त पहुंची हुई है, वो तमाम ट्रेसेस को लिफ्ट कर रही है वहां से, जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भी आगे भेजा जाएगा, पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राव साहब, 4 से 5 गाड़ियों के शीशे टूटने की जरूर खबर है और अगर ये शीशे टूटते हैं तो इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, कितना बड़ा ये धमाका करने की कोशिश हो सकती है? देखिए 4-5 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं तो इसका मतलब धमाका
जोर से होता है। शीशा तभी टूटता है जब बहुत ज्यादा लाउड वॉइस होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की ब्लास्ट होगा, तभी वो शीशे टूटते हैं। वरना इतने अगर लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है तब शीशे नहीं टूटते। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। 2010 में जो कॉमनवेल्थ के टाइम में जामा मस्जिद के पीछे एक माइल्ड सा अटैक हुआ था, गाड़ी में एक कुकर फटा था, वो बहुत माइल्ड उसकी इंटेंसिटी थी, उससे कोई शीशा नहीं टूटा था। लेकिन अगर यहाँ पर 4-5 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक्सप्लोसिव की मात्रा ज्यादा थी, धमाका तेज हुआ, जिसकी वजह से शीशे टूटे हैं। और ये देखने की बात है कि शीशे टूटे तो कितने शीशे टूटे हैं, कितनी ज्यादा टूटे हैं, मतलब शीशे में क्रैक आया है या बिल्कुल टूट के अलग हो गए हैं, ये सब चीज देखने वाली बात है। यही इससे साबित होगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी। मैं समझता हूँ एफएसएल की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सीएफएसएल की टीम भी मौके पर आएंगे और इस बारे में सारी जानकारी देंगे। राव साहब, आप बने रहिए हमारे साथ और आप भी सुनिए हमारे साथी आशीष सिंह की रिपोर्ट मौके से। एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है, जहां पर इजरायली एम्बेसी है और यहां पर लगभग आधे पौने घंटे पहले एक ब्लास्ट हुआ है और पूरे एरिया को यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये काफी हाई सिक्योर्ड जोन है, फिर भी यहां पर ब्लास्ट हो गया है। इसके अलावा हम दर्शकों को थोड़ा पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर जो बॉम्ब स्क्वाड्स और फायर टेंडर्स है वो सब भी ला दिए गए हैं। और ये जाहिर सी बात है एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है ऐसे समय में जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ से केवल 500 से 600 मीटर दूर हो रही है, जहां पर प्रेसिडेंट, पीएम, तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस ये सब मौजूद हैं। अभी फिलहाल जो ब्लास्ट हुआ है वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। अलग अलग जो एजेंसीज हैं, चाहे वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, दिल्ली पुलिस है, ये सब के सब यहाँ पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं आशीष सिंह, आईटीवी के लिए, इजरायली एम्बेसी के ठीक बाहर से। आशीष सिंह रिपोर्ट कर रहे थे अब्दुल कलाम मार्ग से, जहां पर इजरायली एम्बेसी मौजूद है। एलन राव साहब, गंभीरता यहां पर इस बात से भी बड़ी हो जाती है कि जैसा आशीष की रिपोर्ट बता रही थी, 700 मीटर के करीब की दूरी वो बता रहे थे। हालांकि 700 मीटर की दूरी सड़कों के रूप में उन्होंने बताई, सड़कों के जाल के हिसाब से, लेकिन ये बहुत बड़ी दूरी नहीं थी जहां पर हमारे देश का सबसे एलीट सरकार के तमाम लोग, सीडीएस, जनरल, राष्ट्रपति तो वहां थे ही, सर्वे सर्वा, ये सब लोग मौजूद थे वहां पर। डेफिनेटली ऐसे फंक्शन में ऑल वीआईपी, आपके प्रेसिडेंट साहब वहां पे हैं तो डेफिनेटली पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरे हाई डिग्नेटरी वहां मौजूद हैं। आर्मी के तीनों अंगों के जो लीडर्स हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, वो वहां पर मौजूद है। दूसरे और हैवी अरेंजमेंट होता है, पुलिस का अरेंजमेंट भी काफी हैवी होता है वहां पर। और इतने नजदीक होने, 700 मीटर बहुत बड़ा एरिया दूर नहीं है, 700 मीटर की दूरी पे ऐसा कुछ कर देना एक बड़ी हिम्मत की बात समझता हूं। जो भी टेररिस्ट अटैक जिसने भी किया है, ये इनकी एक बहुत ही साजिश का एक हिस्सा है। वो बताना चाहते हैं, अगर मैं दोबारा यही कहूंगा, अगर ये टेररिस्ट अटैक तो ये बताना चाहते हैं कि वो अपने मंसूबों में कहीं भी कामयाब हो सकते हैं, अपने मंसूबों में कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। प्रोसेस क्या कर रही होगी इस वक्त दिल्ली पुलिस? एलन राव साहब, डिटेल में बताइए, क्योंकि इस वक्त लोगों की नजरें इसी टीवी स्क्रीन पर है और वो आपको ही सुन रहे हैं। अगर जांच हो रही होगी, देखिए हम तमाम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, टॉर्च लेकर तमाम दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो तलाश रहे हैं सड़क के किनारे और चेक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भी हैं उनके साथ अपने, जो कि क्राइम सीन की फोटोग्राफी करते हैं, वो लोग भी हैं। क्या क्या प्रोसेस होगा इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होगी तो सीन ऑफ ऑकरेंस को सिक्योर किया जाएगा, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, कोई आदमी वहां पे एंटर ना करे, ताकि कोई भी फिजिकल एविडेंस जो आप कहते हैं कि इसको एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, कोई फिंगरप्रिंट्स है वो ना कर सके, कोई चीज अगर ब्लास्ट के दौरान कुछ रेमेनेंट्स मिले हैं उसमें कोई क्लू मिल जाए वो डिस्टर्ब ना कर सके। सबसे पहला काम पुलिस का रहेगा इसमें, उसको कॉर्डन ऑफ करना और सर्चिंग और फिस्किंग उस एरिया की, टोटल एरिया में जहां तक ये अफेक्टेड एरिया है और जितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं वहां से, और ये देखने की जरूरत है यहाँ पर कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसका सेंटर पॉइंट कहाँ था और ब्लास्ट हुआ कहाँ एग्जैक्टली, गाड़ी के अंदर हुआ, बाहर हुआ तो क्या बाहर जमीन पे रखा हुआ था वो हुआ, ये सब चीजें देखने की बात है। और उसके बाद साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर एफएसएल की टीम, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऑफिसर्स
को तुरंत बुलाया जाता है, वो भी इसमें देखेंगे, रेमिनेंट्स की जांच करेंगे और उसके बाद एक्सप्लोसिव, इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज हुआ, आरडीएक्स हुआ है या कोई और कंपोनेंट वाला इसमें एक्सप्लोसिव यूज हुआ, ये सारी चीजें देखने का विषय है। और ये देखने के बाद किसी नतीजे में पहुंचेंगे कि कौन सी और ये भी इन्वेस्टिगेशन को ले जाएगा कहीं न कहीं कि एक्सप्लोसिव का मटेरियल क्या है इसमें। साथ में रेमिनेंट से ये भी पता लगेगा कि उसके एक्सप्लोसिव के बाद कोई बैटरी यूज हुई है, टाइमर यूज हुआ था, ये और कोई उसके रेपेलेंट्स क्या क्या है, जो शार्पनेस क्या क्या यूज हुए हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में ये एक्सप्लोसिव जो स्प्लिंटर्स और दूसरा बैटरी और टाइमर, ये सब चीजें चारों चीज मिलाकर एक कोई बम बनता है। उसके हिसाब से टाइमर का होना बहुत जरूरी देखना है कि टाइमर का होने से मतलब ये है कि कितने बजे रखा होगा, क्या टाइमर फिक्स किया तो उसका रेमिनेंट्स मिला कि नहीं मिला, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद रहेगी। जो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद यहां पर तय की जाएंगी। एलन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, एक बेहतरीन तरीके से बताते हुए कि इस घटना का सिग्निफिकेंस क्या है, जिन्होंने भी किया है उनका मंशा यहां पर क्या हो सकती है, कितने लोग हो सकते हैं अगर ये चीज यहां पर देखी जाए इस एक घटना को अंजाम देने के पीछे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि अभी तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं और वो लोग ये तय करेंगे कि क्या ये कोशिश एक आतंकवादी हरकत को अंजाम देने की कोशिश थी यहां पर या फिर ये दूसरी कोई घटना थी। लेकिन एलन राव साहब, अगर ये कोशिश ये अंजाम देने की थी, क्या ये इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जिसने भी ये कोशिश की है, अगर ये आतंकवादी घटना है, उसके तमाम उसके चेन ऑफ जो जितने लोग हैं उसके साथ जुड़े, वो दिल्ली के और इलाकों में भी हों? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि दिल्ली ने पहले भी सीरियल ब्लास्ट देखे हैं। सीरियल ब्लास्ट में आपको एक बार बता दूं कि 1985 में बसीज में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद 2008 में, रिसेंटली 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे 5 जगह पे दिल्ली पे, जैसे कनॉट प्लेस में, बारह खंबा रोड पर, चिल्ड्रन पार्क में, ग्रेटर क्लास में और पहाड़गंज में। ये 5 जगह पे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद बाटला हाउस का एनकाउंटर होकर वो पकड़े गए थे। तो कहीं भी, और वो सारे के सारे सीरियल ब्लास्ट एक ही टाइम में हुए थे। अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज का हिस्सा है तो कोई पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि ये ब्लास्ट अभी और भी कहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा ब्लास्ट होता है तो दिल्ली में हाई अलर्ट शुरू हो जाता है और सभी पुलिस स्टेशन को ये इन्फॉर्मेशन होती है कि अपने अपने एरिया में चेकिंग और फ्रिस्किंग शुरू करें, सर्चिज और क्राउडेड प्लेसेस पे ध्यान रखें ताकि ऐसा कोई ब्लास्ट अगर हो, कहीं किसी ने प्लान कर रखा तो जल्दी पकड़ा जाए। तो ये पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी ब्लास्ट इसमें हो सकते हैं अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो। लेकिन सबसे पहली बात अभी ये जानना जरूरी है कि ये टेररिस्ट ने किया है या वैसे किसी और प्रकार से ये अटैक हुआ है, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे अभी आपका जुड़े हुए हैं आप, हम लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। डंप डाटा को लेकर क्या किया जा सकता है, क्या उसके जरिए बहुत कुछ लोगों पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन आशीष सिंह थोड़ा और नजदीक इस स्पॉट के गए हैं, उनकी एक और रिपोर्ट देखते हैं। ने पूरे एरिया को ब्लास्ट के बाद में कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ पर इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि फायर ब्रिगेड और इंटेलिजेंस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से कुछ कांच के कुछ गाड़ियों के कांच टूट गए हैं और ये जाहिर सी बात है कि ब्लास्ट भले ही ना बड़ा हो लेकिन किसी न किसी तरह के संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। ये भी एक बात जरूर हाईलाइट करनी होगी कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ ही साथ जो ग्राउंड सिक्योरिटी है उसका भी कहीं ना कहीं फेलियर है, क्योंकि ये सबसे हाई सिक्योर्ड जोन में से एक आता है, न केवल देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि अगर आप पूरे भारत में देखें तो सबसे हाई सिक्योर्ड जोन में से एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ठीक मेरे पीछे, एपीजे अब्दुल कलाम रोड ठीक मेरे पीछे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर का एरिया। संदेश किसने दिया है, क्या दिया है, कौन आतंकवादी संगठन है, इन सब पर कड़ी नजर होगी, न केवल दिल्ली पुलिस की बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी। मैं साथ ही दर्शकों को ये भी बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि इजराइल एम्बेसी काफी जगहों पर, न केवल भारत में बल्कि काफी जगहों पर विश्व में टारगेट पर रहती है, न केवल एक बल्कि कई आतंकवादी संगठनों के रडार पर। ऐसे में यहाँ पर ब्लास्ट होना एक बड़ा संदेश है भारत के लिए भी, इजराइल के लिए भी। मैं आशीष सिंह, ITV नेटवर्क के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड से, इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर से।
आशीष सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस वक्त इजरायल एम्बेसी के ठीक बाहर से वो रिपोर्ट थी और उनका ये कहना था कि इजरायल एम्बेसी न केवल भारत, विश्व के अनेक देशों में ऐसे आतंकवादियों और ऐसे कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर रहती है और उसके चलते उसकी सुरक्षा में कभी कोई कमी नहीं की जाती और शायद उसकी सुरक्षा में कोई कमी न होना भी इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में सहायक होगा। अगर इस पूरे इलाके को सीसीटीवी से पूरी तरह से कवर किया गया हुआ होगा और वो तमाम चेन ऑफ सीसीटीवी फुटेज भी ये साबित करेंगे कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है ठीक उसके पहले वहां कौन था या वहां पर जाने की कोशिश कौन कर रहा था या उस जगह पर कितनी बार लोगों ने जाने की कोशिश की, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती, उसके पहले पूरी रेकी की जाती है। ये एक तरीके से अगर ये आतंकवादी घटना है तो ये न केवल इजराइल की एम्बेसी को निशाना बनाने की भी कोशिश हो सकती है, साथ ही ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी एक चुनौती की तरह है कि हम तो ये सब कुछ करके रहेंगे और कोशिश हम दिखा कर रहेंगे। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में जो पुलिस अधिकारी मेरे साथ भी जुड़े थे उनका भी मानना था कि केवल एक शख्स जिम्मेदार नहीं हो सकता, यहाँ पर कम से कम 3 या 4 लोगों की भागीदारी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में होगी और वो लोग अभी दिल्ली में ही कहीं होंगे, क्योंकि 5:45 की ये घटना है और अभी इस पूरी घटना को हुए 1 घंटा नहीं हुआ है। लिहाजा पूरी तेजी के साथ जरूर इंफॉर्मेशन और जो जानकारियां मिल रही होंगी वो तमाम पुलिस के विभाग आपस में शेयर कर रहे होंगे, साझा कर रहे होंगे और जल्द से जल्द एक बड़े इलाके को, एक बड़े हिस्से को जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है यहां से सेंटर करते हुए कवर करेंगे और हर संदिग्ध के ऊपर अब कड़ी निगाह होगी जो यहां पर मौजूद सीसीटीवी की फुटेज में या उससे मिलता जुलता होगा तो पुलिस की नजर अब जरूर होगी, क्योंकि चुनौती भारत को भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी बात को सामने रखने की कोशिश भी है। नजर हमारी लगातार बनी हुई है इस घटना के ऊपर। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है।